जादुई साड़ियों का कुआं। बहुत समय पहले की बात है। हीरानगर नाम के एक गांव में सुगंधा और शिल्पी नाम के सास बहू रहते थे। सुगंधा का बेटा यानी शिल्पी का पति आर्मी में था। वो ज्यादातर सीमा पर ही रहता था और वो अपनी बीवी और माँ के पास बहुत कम आया करता था। गांव में सास और बहू दोनों बहुत मेहनत करके अपने हाथों से साड़ी में रंग किया करते थे और उन पर प्रिंट किया करते थे। इस तरह उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। शुरुआत के दिनों में व्यापार खूब तेजी से चला था, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका व्यापार मंदा हो गया, क्योंकि अब मार्केट में साड़ियों के नए नए डिजाइन आ गए थे। दोनों सास बहू बहुत गंभीर सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। इसी सोच में सुगंधा की तबीयत खराब हो गई और वह बिस्तर पर पड़ गई। शिल्पी, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा व्यापार इतने घाटे में जाएगा और हमारी ये हालत हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? सासू माँ, आप कृपया कर ये सब अभी मत सोचिए। आपकी तबीयत खराब है, आप पहले आराम कीजिए। और वैसे भी आपके बेटे शहर से पैसे तो भेज ही रहे हैं, हम उससे भी अपना पेट पाल सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए और अपने सेहत का ख्याल रखिए। पता नहीं क्यों बहू, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ अनहोनी होने वाली है। कुछ अनहोनी नहीं होगी सासू माँ, आप अपना ख्याल रखिए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सुगंधा की तबीयत ठीक होने की बजाय और ज्यादा खराब हो जाती है। इसी बीच शिल्पी को एक फोन आता है। हेलो, क्या आप शिल्पी बोल रहे हैं? जी, मैं शिल्पी ही बोल रही हूँ। आप कौन? मैं आर्मी ऑफिसर बोल रहा हूँ। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो देश के लिए शहीद हो गए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं ऑफिसर? उन्हें कुछ नहीं हो सकता। पड़ोसी देश के कुछ आतंकवादियों ने अचानक से सैनिकों पर हमला बोल दिया था। उसमें बहुत सारे जवान घायल हुए और कईयों ने दम तोड़ दिया। उन्हीं में आपके पति भी थे। इसके बाद फोन कट जाता है। शिल्पी अब अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सासू माँ को उनके बेटे की मौत के बारे में कैसे बताए। शिल्पी की सास को दिल की बीमारी थी, इसलिए उन्हें ये बात सुनकर हार्ट अटैक ना आ जाए, इस डर से शिल्पी उन्हें कुछ भी नहीं बताती। एक दिन सासू माँ कहती है, अरे शिल्पी, क्या बात है? कई दिनों से मेरे बेटे ने फोन नहीं किया और ना ही मनी ऑर्डर भेजा है। मेरे जरा उससे बात तो करवाओ कि ऐसे घर कैसे चलेगा। माँ जी, मेरी उनसे बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि अभी उन्हें पैसों की ज्यादा जरूरत है। हमारे पास यहाँ खाने के भी पैसे नहीं हैं। फिर भी क्या वो हमें पैसे नहीं भेजेगा? छोड़ो, क्या पता वो किस तरीके की परेशानी में है। इस तरह अब अक्सर सुगंधा शिल्पी से उसके बेटे के बारे में पूछने लगी, क्योंकि अब घर चलाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे। शिल्पी भी सोच में पड़ गई कि अब वो सासू माँ से इतनी बड़ी बात कैसे छुपा पाएगी। वो पास के ही बगीचे में गई और एक कुएं के पास जाकर बैठ गई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूंगी? अगर मैंने सासू माँ को ये बात बता दी कि अब वो नहीं रहे तो सासू माँ को कुछ भी हो सकता है। मैंने अपने पति को तो खो दिया, लेकिन मैं अब अपनी सासू माँ को नहीं खो सकती। हे भगवान, ये कैसे संकट में डाल दिया आपने मुझे। अब आप ही मुझे इस संकट से निकालिए भगवान, प्लीज भगवान। शिल्पी ये सब सोचकर रोई जा रही थी। तभी वहाँ मौजूद कुएं में से आवाज आती है। तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। कुएं में से आवाज आ रही थी। ये देखकर बहू रानी बहुत ज्यादा डर गई और डर के मारे कुएं से दूर जाकर खड़ी हो गई। उसके बाद उस कुएं में से फिर से आवाज आती है, अरे तुम मुझसे क्यों डर के भाग रही हो? तुम्हें मुझसे कोई हानि नहीं है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
जादुई कुएं की बात सुनकर शिल्पी धीरे धीरे चलकर उसके पास गई। तुम अपनी सासू माँ को क्यों बेवकूफ बना रही हो? क्योंकि मैं उन्हें सच नहीं बता सकती। वो अपने बेटे की मृत्यु के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मतलब तुम्हें इस बात का डर है कहीं तुम्हारी पति की मृत्यु के बारे में जानकर तुम्हारी सास की भी जान ना चली जाए। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? अरे अभी तुमने ही तो बताया, अभी मेरे पास बैठकर। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सच में? हाँ, मैं तुम्हें ऐसी साड़ियाँ दूंगा जो लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर तुम उन्हें बेचोगी तो बहुत पैसे कमाओगी। उसके बाद उस कुएं ने शिल्पी को तरह तरह की साड़ियाँ दी। ये देखकर शिल्पी बहुत आश्चर्यचकित रह गई। अरे वाह, कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं। मैंने इतनी सुंदर साड़ियाँ कभी नहीं देखी। उसके बाद शिल्पी उन साड़ियों को लेकर साड़ी के व्यापारी के पास चली जाती है। साड़ियों को देखकर व्यापारी कहने लगता है, क्या इन साड़ियों को तुमने डिजाइन किया है? ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये साड़ियाँ लोगों को बहुत पसंद आएगी। देखिए महाशय, साड़ी जितनी कीमती है आपको उतने ही ज्यादा पैसे देने होंगे। पुराने कीमत में मैं आपको ये साड़ियाँ नहीं दूंगी। साड़ी इतनी सुंदर थी कि व्यापारी उसे मुंह बोली कीमत देने के लिए तैयार हो गए और उसे बहुत सारे पैसे दिए। शिल्पी ने तुरंत उस पैसों को पति के नाम से अपने घर पर मनी ऑर्डर कर दिया और उसके बाद शिल्पी उस कुएं के पास गई और बोली, हे कुएं, मैं आपको पहले ठीक से धन्यवाद नहीं कर पाई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पी, तुम्हें जितनी साड़ियों की जरूरत हो तुम मुझसे ले सकती हो। इसी तरह शिल्पी अब बहुत सारे साड़ियों को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लेती है और उन पैसों से अपनी सास के हार्ट का ऑपरेशन करवाती है। हार्ट का ऑपरेशन होने के बाद सुगंधा बिल्कुल ठीक हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है तो वो अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, क्या मेरा बेटा मुझे भूल गया है? मेरा ऑपरेशन हुआ फिर भी वो नहीं आया। उसने काफी दिनों से मुझसे बात भी नहीं की है। सुगंधा की ऐसी बातें सुनकर शिल्पी मन ही मन सोचती है, अब मुझे सासू माँ को सच बता देना चाहिए। आखिर कब तक मैं उनसे इतना बड़ा झूठ बोलती रहूंगी। शिल्पी अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे बहुत बड़ी बात छुपाई है। आपके बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो सीमा पर शहीद हो चुके हैं। शिल्पी की बात सुनकर सुगंधा खुद को रोक ना सकी और रोने लगी। तू कैसी औरत है? तूने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मैंने पहले ही उनको खो दिया था। मैं आपको भी नहीं खोना चाहती थी। डॉक्टर ने कहा था आपका दिल बहुत कमजोर हो गया है, आप इतनी बड़ी बात सह नहीं पाएंगे। मेरे बेटे ने बहुत अच्छे कर्म किए थे जो उसे तेरी जैसी पत्नी मिली। उसके जाने के बाद तू ही मेरा बेटा है और तू ही मेरी बहू। इसके बाद सुगंधा और शिल्पी दोनों गले लग जाते हैं। एक गांव में रोहित नाम का एक आदमी अपनी बेटी चांदनी के साथ रहता था। कुछ समय पहले रोहित की पत्नी का देहांत हो गया था। अब रोहित पूरी तरह से अकेला था और सिर्फ अपनी बेटी को ही संभालता था। चांदनी एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। रोहित घर का सारा काम करता था और उसके बाद अपनी दुकान पर जाकर समोसे बनाकर बेचा करता था। चांदनी के क्लास में मोना नाम की एक लड़की पढ़ती थी। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा चांदनी को परेशान करती रहती थी और हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। चांदनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। मोना, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाया करो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। और अपने फ्रेंड चांदनी को देखो, कम से कम इससे कुछ सीखो। इसकी तो माँ भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो पढ़ाई में कितनी होशियार है। ठीक है मैम, मैं आगे से पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। सभी बच्चे मोना पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं
आज इस समोसे वाली की वजह से मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, इसलिए मुझे पढ़ाई की कोई जरूरत भी नहीं। लेकिन इस समोसे वाली को तो अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन चांदनी स्कूल जाती है। क्लास के रास्ते में मोना अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी। जब चांदनी अपनी क्लास में जाती है तो मोना उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। अरे तुम मुझे धक्का क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारी शिकायत टीचर से करूँगी। अरे जा जा, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया, तू खुद गिरी है, समझी? थोड़ा देख कर चला कर। तुम सब बताओ, क्या मैंने समोसे वाली को धक्का दिया? नहीं नहीं, मोना ने धक्का नहीं दिया। सुन लिया तूने, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया। अब तू जिसे चाहे उसे बता सकती है, तेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। सभी बच्चे चांदनी पर हंसने लग जाते हैं। ऐसे क्यों देख रही है, मुझे खाएगी क्या? गुस्से में चांदनी वहाँ से चली जाती है। अकड़ तो देखो इस समोसे वाली की कितनी भरी पड़ी है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें इसकी अकड़ निकालनी होगी। मैंने भी इसको जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भी मोना नहीं। कुछ दिनों बाद मोना का जन्मदिन था। उसके घर में बहुत ही अच्छी सजावट हो रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह वाओ, कितनी अच्छी सजावट कराई है आपने डैड। अरे बेटा, आज शाम को हम शहर की सबसे बड़ी पार्टी आयोजित करेंगे। हर कोई उस पार्टी को देखता ही रह जाएगा। तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो। मोना अपने स्कूल जाती है। अरे सुनो सब, आज शाम को मेरे घर में मेरी बर्थडे पार्टी है। शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, इसलिए तुम सभी आज शाम को जरूर आना। और सुन समोसे वाली, तू भी जरूर आना। ठीक है मोना, मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, जरा अच्छे कपड़े पहनकर आना, अपनी ना सही कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखना। शाम को चांदनी तैयार होकर मोना के बर्थडे पार्टी में जाती है। वाओ, कितनी बड़ी और कितनी सुंदर पार्टी है। ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर मोना आ जाती है। क्यों चांदनी, आंखें फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी कभी जिंदगी में तो क्या, तूने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। अब तुम आ ही गई हो तो अच्छे से खाना खा कर ही जाना। और हाँ, तुम जो ये गिफ्ट लेकर आई हो उसे बाहर कूड़े में फेंक देना। मुझे तुम्हारे जैसे गरीब लोगों से गिफ्ट लेना बिल्कुल नहीं पसंद। वही घटिया और सस्ता सा गिफ्ट लेकर आई होगी तुम मेरे लिए, जो मेरे किसी काम का नहीं। इतना कहकर मोना वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। मोना केक लेकर चांदनी के पास जाती है। चांदनी, ये लो केक। चांदनी केक लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है कि तभी मोना जानबूझकर केक को नीचे जमीन पर गिरा देती है और वही केक कुत्ता खाने लग जाता है। ओहो, ये केक तो नीचे गिर गया। अच्छा एक काम करो, तुम इस केक को जल्दी से साफ कर दो, समझी? मोना, मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्तों से भी गैर गुजरी हूँ। ज्यादा भाषण मत दे, समझी? आज मेरा जन्मदिन है, तो अपने जन्मदिन पर मुझे टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद करती है कि मैं तुझे केक खिलाऊंगी, वो भी इतना महंगा केक। चली जाए यहाँ से चुपचाप, भिखारी कहीं की। देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तुझसे भी बढ़िया और बड़ा केक मंगाऊंगी। तू भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना और अपनी आँखों से खुद देख लेना। केक तो दूर, तेरे घर में पेस्ट्री भी आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात होगी। गुस्से में चांदनी वहाँ से चली जाती है। क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? पिताजी, सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन है, क्या आप मुझे एक बड़ा से केक और एक नई ड्रेस नहीं लाकर दोगे? मैं भी अपने दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरे पापा भी किसी के पापा से कोई कम नहीं है। आप मेरे लिए केक लेकर आएंगे ना पिताजी? बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत केक लेकर आऊंगा। कुछ दिनों बाद। ए समोसे वाली, आज तो तेरा जन्मदिन है ना? अच्छा, तुझे अपनी शर्त याद तो है ना? हाँ, मुझे सब याद है। आज मेरे पिताजी को बहुत सारे समोसे का ऑर्डर मिला है। उसके बाद मेरे पिताजी बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे और उन पैसों से मेरे लिए एक बहुत बड़ा केक लाएंगे। शाम को तुम भी आना और केक खाकर ही जाना। चांदनी का पिता रोहित बहुत सारे समोसे बनाकर उन्हें बेचने जाता है, लेकिन समोसे लेने वाला मालिक मोना का पिता ही होता है।
अरे पिताजी, आपने क्या समोसे का ऑर्डर दिया है? आप एक काम करो, उन्हें इनकार कर दो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद रोहित समोसे लेकर आता है। ये लीजिए भाई साहब, गर्मा गर्म समोसे, और मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। अरे जा भाई जा, अपने घटिया क्वालिटी के समोसे यहाँ मत लेकर आ। मैं अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट से समोसे खाता हूँ। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। आज मेरी बिटिया का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए एक केक और एक ड्रेस भी लाना है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। कुछ तो रहम करो मालिक। अरे भाई, यहाँ से चुपचाप चला जा, नहीं तो चौकीदारों को बुलाकर तेरी पिटाई करवा दूंगा। बेचारा रोहित अपने समोसे की टोकरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी की इच्छा कैसे पूरी करूँगा? एक काम करता हूँ, गली गली जाकर समोसे बेच लेता हूँ। समोसे ले लो, समोसे ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे समोसे ले लो। अचानक से थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। रोहित के सारे समोसे पानी में भीग जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे समोसे में पानी भर गया। अब मैं क्या करूं? मैं किस मुंह से अपने घर जाऊंगा? रोहित वहीं बैठा बैठा जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक रानी परी आती है। अरे वाह, तुम्हारे समोसे में से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक काम करो ना, ये सारे समोसे आप मुझे दे दो। परी जी, ये सारे समोसे खराब हो चुके हैं, ये अब खाने लायक नहीं रहे। अरे कोई बात नहीं, मेरे परीलोक में माइक्रोवेव रखा है, मैं फटाफट से जाकर उसमें गरम कर लूंगी। खुशी खुशी रोहित परी को वो सारे समोसे दे देता है। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? रोहित उस परी को वो सारी बातें बताता है। परी अपने जादू से 2 सोने और चांदी के केक प्रकट करती है। ये लो, ये सोने का केक तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, वहीं ये चांदी का केक तुम्हें बहुत सारे धन दौलत देगा। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, तुम मुझे ऐसे ही गर्मा गर्म और स्वादिष्ट समोसे खिलाते रहना, मैं हमेशा तुम्हारे पास आती रहूंगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। हे जादुई सोने के केक, मेरी बेटी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस दे दीजिए। रोहित के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सुंदर सी ड्रेस प्रकट होती है और उस ड्रेस को लेकर रोहित अपनी बिटिया के पास जाता है। चांदनी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। वहीं शाम को मोना और उसकी कुछ सहेलियां चांदनी के घर आती है। सभी चांदनी के सोने और चांदी के केक को देखकर हैरान रह जाती है। फिर चांदनी खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है।